हेलो एवरीवन। इस बार बजट पास हुआ। निर्मला सीतारमन जी ने 1 फरवरी 2025 को 2025-2026 के लिए बजट पास किया। अब ये जो बजट पास हुआ है इसमें एक शब्द बार बार हमारे सामने आ रहा है, यह है जेंडर बजटिंग। आपके प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जेंडर बजटिंग आखिर है क्या, और साथ ही साथ आपके मुख्य परीक्षा के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप देखिएगा कि यूनियन बजट इस बार महिलाओं के प्रति काफी सारे एफर्ट्स कर रहा है, प्रयास कर रहा है, और इसी को हम जेंडर बजटिंग कहते हैं। यानी कि बजट में महिलाओं के लिए स्पेशल जो प्रयास किए जा रहे हैं उसको हम जेंडर बजटिंग कह रहे हैं। आगे देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि बताया जा रहा है कि भारत में जो एग्रीकल्चर है, यानी जो कृषि है, सबसे पहले हमने कृषि की बात की, उसमें भी जैसे हम जानते हैं कि भारत में ज्यादातर लोग अभी भी कृषि कर रहे हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो निर्मला सीतारमन जी कह रही हैं कि महिलाओं को डिस्क्राइब किया गया 4 मेजर ग्रुप्स में। तो 4 मेजर ग्रुप्स जैसे कि एक है गरीब, पुअर, यूथ, फार्मर और विमेन। तो 4 ग्रुप्स इस बार बजट में बनाए गए हैं। क्या क्या ग्रुप है? तो ग्रुप आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गरीब, इनके लिए काम है, युवाओं के लिए काम है, अन्नदाता यानी कि हमारे जो फार्मर्स हैं, और नारी के लिए अलग अलग प्रावधान बनाए गए हैं। यानी कि अगर 4 फोकस एरिया है तो उसमें एक फोकस एरिया महिलाएं। और इसी के साथ एक प्रॉमिस किया गया है कि नारी शक्ति को बढ़ावा दिया जाएगा, इसके लिए कदम उठाए जाएंगे। तो एक बजट में अलग से महिलाओं के लिए जो प्रावधान डाले जाएंगे उसको हम जेंडर बजटिंग कहेंगे। अब जेंडर बजट स्टेटमेंट ये सबसे पहले कब से शुरू हुआ? ये 2005-2006 से ही शुरू हो गया। यानी कि कोई नया कंसेप्ट नहीं। जब कोई ऐसा स्कीम होता है, गवर्नमेंट के स्कीम्स होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं जो पार्शियली, पूरी तरह से, या फिर मतलब हाफ, ठीक है, फुल्ली और पार्शियली महिलाओं और बच्चियों के लिए होते हैं, तो उसको हम बजट में जो सेपरेट एलोकेशंस हैं उसको हम जेंडर बजटिंग कहते हैं। राइट? ओके। अब यहाँ पे आपको कुछ डायग्राम्स दिख रहे हैं, कुछ फिगर्स दिख रहे हैं, जो कि डिफरेंट पार्ट ऑफ जेंडर बजटिंग यहाँ पे आपको दिख रहा है। यानी कि पहले जो है ये 20% तक 2019-20 में था, फिर ये थोड़ा सा कम हो गया, 16% तक चला गया 2021-22 में, फिर ये 15.6% पे चला गया और कम हो गया, अभी ये फिर से बढ़ता जा रहा है और इस बार ये 34.36% पे है। तो ये मेजर एलोकेशंस हैं बजट में जो महिलाओं के लिए डाले गए हैं। इस बार ये 34.36% है। इस डेटा को आप याद रखिएगा कि 34.36% जो है वो जेंडर बजटिंग, महिलाओं के लिए अलग से यहाँ पे पैसों को आवंटित किया जा रहा है। ओके, आगे हम देखेंगे तो इसके पार्ट जो है वो 3 पार्ट हैं। पहले कुछ ऐसे स्कीम्स होते हैं जो 100% तक पूरी तरह से महिलाओं के लिए होते हैं, विमेन एंड जेंडर एंड गर्ल्स के लिए होते हैं। फिर आप देखिएगा कि 30 to 99% भी ऐसे स्कीम्स हैं जो महिलाओं के लिए होते हैं। फिर है 1 से लेके 29% तक ऐसे स्कीम्स जो महिलाओं के लिए हैं। का क्या मतलब है? अगर 100% पैसा किसी स्कीम में महिलाओं के लिए है तो वो पार्ट ए में चला जाएगा। 30 to 99% पैसा अगर महिलाओं के लिए तो पार्ट बी में चला जाएगा। और पार्ट सी जो है वो इस बार के फाइनेंशियल ईयर से ऐड हुआ है कि अगर उसमें 1 से लेके 29% तक भी पैसा है, मिनिमम एलोकेशन है, तो उसको हम जेंडर बजटिंग के ही फॉर्म में डाल देंगे। ये सेंटर लेवल पे होगा मिनिस्ट्री ऑफ विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। ये स्टेट लेवल पे होगा विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर है, फाइनेंस और प्लानिंग डिपार्टमेंट्स हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ये महिलाओं को सशक्त करने के लिए काम करेगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए भी अलग से बजटिंग का रिक्वायरमेंट है ना? तो क्योंकि आप जानते हैं कि जितना ज्यादा कोई चीज डिसेंट्रलाइज होगा, विकेंद्रीकरण होगा, उसकी उतने ज्यादा लाभ हैं। जेंडर बजटिंग का जब हम ये स्कीम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो एलोकेशन है ना, एलोकेशन, तो आप देखिए कि 4.49 लाख करोड़ पैसे इस बार महिलाओं के स्कीम्स में डाले गए हैं, जो कि पहले से काफी बढ़ चुका है। ठीक है, क्या होता है कि अभी आपको लगेगा कि मैम पिछले बार से तो जेंडर बजटिंग में परसेंटेज कम है, लेकिन परसेंटेज कम है, दैट इज फाइन, लेकिन जो रियल नंबर है वो ज्यादा है। वो पिछले बार से 37% तक ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इस बार ओवरऑल बजट ही बढ़ गया है ना। ठीक है, तो 100 का 1% हुआ 10, लेकिन 10 का 1% एक ही हुआ।
उसको 2 भी कर दीजिएगा तो भी वो 1% से, वो 100 के 1% से कम है। तो वही चीज है कि परसेंटेज के हिसाब से हम देखेंगे कि भले पिछले बार के बजट एलोकेशन के परसेंटेज में ज्यादा महिलाओं के लिए था, इस बार 34.36% रखा गया है, लेकिन वो पिछले बार से 37% ज्यादा है। 4.49 लाख करोड़ रुपए तक का आवंटन यहाँ पे महिलाओं के लिए जेंडर बजटिंग में किया गया है। तो अब देखिएगा कि 2019-2020 में 5% जो टोटल एक्सपेंडिचर था, उसके बाद ये 9% बढ़ा और धीरे धीरे ये टोटल एक्सपेंडिचर जो है उससे ये बढ़ते जा रहा है। जेंडर बजटिंग बताया जा रहा है आपको यहाँ पे। ओके, हाउएवर जो लास्ट आप पार्ट देख रहे हैं, लास्ट पार्ट जो बी है और पार्ट सी है, इसमें अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि क्या ये एप्रोप्रिएट एलोकेशन होता है या फिर ये सिर्फ नाम का है, कागजों पे है, ये एक चैलेंज है। तो यहाँ कुछ परसेंटेज है। प्रपोर्शन फॉर पार्ट ए आउट ऑफ जेंडर बजटिंग, जो ब्लू कलर का है वो पार्ट ए में है, यानी कि जो जेंडर बजटिंग आपने किया है उसमें से सिर्फ 21% 2020 में, 21 में 15%, 22 में 46%, 23 में 37%, और अब ये कम होती है, ये प्रॉब्लम है। यानी कि जब आप बात करें जेंडर बजटिंग का तो आप तो यहाँ पे जैसे 100% पैसा जो है वो जाएगा पार्ट ए में, फिर आप देख रहे हैं कि 30% से लेकर 99% पैसा पार्ट बी में जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है इसमें तो सिर्फ आपका कितना परसेंट पैसा जाएगा, 1% से लेकर 29% तक। तो इसका मतलब है कि पार्ट ए ज्यादा होना चाहिए, यही बात यहाँ बताई जा रही है कि पार्ट ए जो है वो कम है। Now this will become a problem। अब जैसे इस डेटा से अगर हम इसको देख रहे हैं यहाँ पे क्या था, इस डेटा में आप देखिएगा कि एलोकेशन फॉर पार्ट ए, ये इतना जो है वो पार्ट ए के लिए एलोकेटेड है, और शेयर ऑफ पार्ट ए इन द जेंडर बजटिंग, यानी कि शेयर ऑफ पार्ट ए जो है वो कम होते जा रहा है। शेयर ऑफ पार्ट ए ज्यादा होना चाहिए, यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो शेयर ऑफ पार्ट ए है वो बढ़ना चाहिए। ये 100% पैसा आप एलोकेट कर रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे पार्ट ए जो है वो 100% पैसा है, जो कि अब 23.5% हो जा रहा है इस बार। अभी भी पार्ट बी में सबसे ज्यादा 72.8% पैसा है, और पार्ट सी में आप देखिएगा कि 3.8%। तो जेंडर बजटिंग का जो मैकेनिज्म है उसको समझने के लिए, ठीक है आप महिलाओं के लिए पैसा का आवंटन कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं के लिए जो पैसों का आवंटन हो रहा है क्या उसमें 100% यानी कि 100% क्या उसमें पैसा पार्ट ए में मतलब जा रहा है या नहीं, उसी से इसमें फायदा मिलेगा। तो अब पैसे कहाँ खर्च किए जाएंगे, तो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए मनरेगा जैसे स्कीम में, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 57.8% जो लोगों को काम मिल रहा है उसमें से महिलाएं हैं 57.8%, ठीक है, बट ओनली 33.6% काउंटेड इन जेंडर बजट्स। ओके, तो ये यहाँ पर इंप्रूवमेंट के बारे में बात है। महिलाओं को एग्रीकल्चर में आप देखिएगा तो 80% तक जो ग्रामीण महिलाएं वो एग्रीकल्चर में है, पर सिर्फ 13.9% के पास अपनी जमीन है। कृषि उन्नति योजना में आप देखिए कि 2550 करोड़ डायरेक्ट विमेन स्पेसिफिक एलोकेशंस हैं। तो कृषि में महिलाओं के बारे में भी ये बताया जा रहा है कि कितने परसेंटेज में वो काम कर रही हैं, कितना परसेंट उनका अपना जमीन है। एजुकेशन, समग्र शिक्षा, तो 12,375 करोड़ का एलोकेशन हुआ है, जो कि पहले से बढ़ा है महिलाओं के लिए। फिर आप देखिए कि इसमें भी महिलाओं को रिजर्वेशन मिलता है ना, कि जो आपका पीएम श्री है, पीएम श्री क्या है, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, तो 2,250 करोड़ का फंडिंग यहाँ पे किया गया है, पोषण की फंडिंग किया गया है। फिर आईसीटी जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है इसमें भी यहाँ पे फंडिंग किया गया है। स्टेम का मतलब है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट, तो 40% स्टेम ग्रेजुएट जो है वो महिलाएं हैं, लेकिन जॉब तो सिर्फ 14% को ही मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे भी एक लूप होल है। हाउसिंग एंड अर्बन में आप देखिएगा कि आपने सुना होगा कि महिलाओं के नाम पे ही वो पैसा मिलता है ना, महिलाओं के नाम पर ही ये पैसा मिलता है, तो इसमें भी एलोकेशन बढ़ गया है, अर्बन एरिया में भी बढ़ा है और ग्रामीण क्षेत्र में भी बढ़ा है। 73% जो ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पे घर एलोकेट किए गए हैं वो महिलाओं के नाम पे किए, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे हेल्थ में आप देखिए कि आयुष्मान भारत स्कीम, इसमें भी पैसा डाला गया है, 30% इसमें महिलाएं हैं। फिर आप देखिएगा सक्षम आंगनवाड़ी पोषण, इसमें भी पैसा डाला गया है। मेंस्ट्रुएशनल हाइजीन, तो ओनली 30% ऑफ द फंड टारगेटेड फॉर वुमेन,
तो ये मेंस्ट्रुएशनल हाइजीन में तो सिर्फ 30% ही यहाँ पे महिलाओं के लिए डाला गया है, इसको और बढ़ाना चाहिए, है ना, हेल्थ में इसको और बढ़ा देना चाहिए। मातृ वंदना योजना 6,000 रुपए मिलते हैं महिलाओं को, और ये 2013 से अनचेंज रहा है। इतना ज्यादा महंगाई बढ़ गया है, लेकिन 6,000 रुपए अगर आप प्रेगनेंसी और डिलीवरी के टाइम दे रहे हैं तो वो पिछले 10 साल में इसको और बढ़ाना चाहिए। आंगनवाड़ी में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि अनपेड हैं, इनको पैसा नहीं मिल रहा है, राइट, तो ये नेग्लेक्टेड हेल्थ केयर का शिकार है। निर्भया फंड में आप देखिए कि 200 करोड़ रुपए और आवंटित किए गए हैं, इसमें से 74%, 74% जो है वो अनस्पेंड है, वो खर्चे ही नहीं हुए हैं, यानी कि पैसे का एलोकेशन है लेकिन ये अनस्पेंड है। ये सब कुछ कंसर्न्स यहाँ पे हैं। समर्थ एम्पावरमेंट प्रोग्राम यानी कि समर्थ बनाने के लिए भी फंडिंग बढ़ा है, सबल में भी फंडिंग बढ़ा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो आप देखिएगा, इन्वेस्टमेंट जो है जेंडर सेंसिटिव ट्रांसपोर्ट में अभी भी ये कम, मतलब लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी भी 91% महिलाएं जो अर्बन क्षेत्र में, जो शहरी क्षेत्र में ट्रैवल कर रही हैं, उनके पास प्रॉब्लम क्या है कि वो अपने आप को अनसेफ फील करती हैं। ये मिशन शक्ति में ये एक प्रॉब्लम आप देख सकते हैं। तो सोशल सेक्टर के बारे में जो सामाजिक क्षेत्र है, ये योजनाएं हैं, स्कीम्स तो हमारे पास हैं, एलोकेशंस भी हमारे पास हैं, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम क्या है कि लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे ऐसे फंड हैं जो अनयूज्ड है, टारगेटेड नहीं है, प्रॉपर टारगेटिंग उसकी होनी चाहिए। साथ ही साथ आप देखिए कि इम्प्लीमेंटेशन की यहाँ पे ज्यादा कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि जब इतना सारा काम कर रहे हैं उसके बाद भी रिजल्ट जो है वो सेम ही है, तो दिक्कत है। जल जीवन, इस बार तो वाटर एंड विमेन थीम भी रखा गया है। तो जल जीवन मिशन में अगर सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं पानी के कारण तो वो महिलाएं हैं। इतने सारे ऐसे पिक्चर्स हैं जहाँ पे आपने देखा है कि महिलाएं जो हैं वो दूर दराज से पानी लेकर आ रही हैं। तो आप देखिएगा कि ये पार्ट बी में चला जाता है, जहाँ पे 31% पैसा जो है इसके लिए एलोकेट किया जा रहा है, और 49 इन द प्रीवियस 2 ईयर, ठीक है। तो ये एलोकेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तो ये जो आवास योजना ग्रामीण है, इसमें आप देखिएगा कि ये स्कीम में 100% एलोकेशन है, और साथ ही साथ 23% जो है यहाँ पे कवरेज आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका बेसिकली क्या मतलब है कि सबको पक्का घर देना है ग्रामीण क्षेत्र में। 100% जो पैसा महिलाओं के लिए अगर टारगेट देखा जाएगा तो ये दिया जा रहा है, लेकिन उसमें से सिर्फ 23% हाउस ही महिलाओं के नाम पर बिल्ड किए जा रहे हैं। ये एक समस्या देखने को मिल रही। सक्षम आंगनवाड़ी यानी कि हम जो महिलाएं काम करती हैं और अपने बच्चों को वो आंगनवाड़ी में डाल देती हैं, तो आंगनवाड़ी की महिलाओं को भी सशक्त करना है। चाइल्ड डेवलपमेंट उनके हाथ में है, उनके न्यूट्रिशन उनके हाथ में है, तो वो भी आप देखिएगा कि पार्ट ए और पार्ट बी के सब स्कीम्स में यहाँ पर इन्वॉल्व है। अब इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, यानी कि सरकार का पैसा तो खर्च हो ही रहा है, तो उनको देखना जरूरी है कि वो क्लियर रहे कि किस सेगमेंट्स में ये खर्च हो रहे हैं, और अकाउंटेबिलिटी यानी कि पारदर्शिता, जवाबदेही मंत्रियों को यहाँ पर देनी चाहिए। आगे हम क्या कर सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यहाँ पे किया जा सकता है, यानी कि हम सामाजिक और आर्थिक सुधार कर सकते हैं ताकि ज्यादा पारदर्शिता और ज्यादा यहाँ पे जवाबदेही बढ़ सके। स्पेशल बजट एलोकेशंस है, ठीक है, बजट में और स्पेशल एलोकेशंस कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम ये समझ रहे हैं, कुल मिलाकर हम ये समझ रहे हैं कि जो महिलाएं हैं इस बार के इंडियन बजट में उनके लिए पैसों का आवंटन बढ़ रहा है, लेकिन ये जरूरी है कि करेक्ट और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे हो, क्योंकि वो अभी भी एक प्रॉब्लम है। तो अगर सरकार एक जेंडर ओरिएंटेड प्रोग्राम चाहती है तो उनको महिलाओं को और विमेन को ट्रांसपेरेंट और रिपोर्टिंग एलोकेशंस यहाँ पे करना होगा, राइट। इस तरह से आप अपना कंक्लूजन लिख सकते हैं। और ये एक क्वेश्चन है जो कि प्रीलिम्स के लिए है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। ये बहुत आसानी से आप बता दीजिएगा कि जेंडर बजटिंग जो है क्या वो सेपरेट बजट है महिलाओं के लिए, क्या ये रिपोर्टिंग ऑफ एलोकेशन फॉर विमेन एंड गर्ल्स बाय मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट इसको कवर करता है, क्या हम इसको 3 भाग में बांट सकते हैं। इसी तरह से आप अपने मेंस आंसर राइटिंग के प्रोग्राम को यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि हम एक पूरा सेगमेंट इसके लिए लेकर आएंगे। और जैसे आपने देखा कि इंट्रोडक्शन है, फिर उसके मैकेनिज्म को हमने समझा, उसके बाद उसके फैक्टर्स को समझा, अलग अलग स्कीम में जो डेटा है उसको समझा ताकि आपके आंसर सब्सटैंशिएट हो जाए, और फिर फाइनली उसके कंसर्न्स और कंक्लूजन को जाना। तो होपफुली इस तरह का सेशन आपको पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन। थैंक यू।